नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एमपीपीएससी यानी कि ऑल गवर्नमेंट जॉब। जितने भी गवर्नमेंट जॉब की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इस वीडियो खास होने वाली है ना। इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन को लेकर के आए हैं साथियों, तो बन रहिए आप लोग हमारे इस वीडियो के अंत तक। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों चलिए बात करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होता है, खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन होता है चिकनाई के द्वारा, ऑप्शन दूसरा होता है गैल्वेनोजाइजेशन के द्वारा, दूसरा होता है मिश्र धातुकरण के द्वारा और चौथा होता है हमारा एनोडाइजिंग के द्वारा। तो साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है गैल्वेनोनाइजेशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। साथियों, सोडियम को चाकू से क्या होता है, काटा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, एक चीज और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पता रहे तो मुझे मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और लास्ट में मुझे इतना जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने आंसर को सही किया और कितने आंसर को आप लोगों ने गलत किया। इन सभी को आप लोग मुझे में कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये हमारा क्वेश्चन साथियों कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए एंटोनी एल लेबोजियर, ऑप्शन नंबर बी हेनरी केवेंडिश, ऑप्शन नंबर सी आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन। साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हेनरी केवेंडिश, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर में t सेकंड का समय लेती है तो वह वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है साथियों? तो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्मूला होता है वेग भी बराबर 2πr/t, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस फार्मूले के प्रयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो साथियों, जब P और F के बीच कोई भी वस्तु रखा जाएगा, है ना, तो जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी छाया प्रति बोलते हैं, तो वो दर्पण के पीछे बनती है। क्या बनती है? वो दर्पण के पीछे बनती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे थोड़ा सा तो इसकी मोटाई बढ़ा देते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा वानस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी में हमारा विखंडन, और ऑप्शन नंबर सी में हमारा अणुओं का विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा मुकुलन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है वानस्पतिक प्रजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो यदि साथियों एक अल्कोहल क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन पैमाने पर इसका जो तापमान होता है वह
351 के कैलोरी, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में है ना। तो यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। साथियों आप लोग भी एक प्रैक्टिकल करिएगा कि एक पेन को लीजिए, अपने दाहिने में लीजिए या बाएं में लीजिए, किसी में ले लीजिएगा। मान लीजिए आप लोगों ने बाएं हाथ में पेन को लिया है और किसी, अगर आप लोग दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो पेन तुम्हें दिखाई देगा कि आप लोगों ने दाहिने हाथ में लिया हुआ है। तो निम्न में से यह घटना किस कारण से होती है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो जरूर आप लोग को इसका आंसर पता होगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुल आंतरिक प्रतिबिंब के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विभक्त प्रतिबिंब के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी पार्श्व व्युत्क्रमण के द्वारा, पार्श्व व्युत्क्रमण के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पार्श्व व्युत्क्रमण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है ना, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन हमारा। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है, तो यानी कि यदि करंट बढ़ेगा तो जो हमारा विभवांतर है, वोल्टेज है, वो स्थिर रहता है। क्यों, क्या कारण है इसका, है ना। तो जब प्रतिरोध बढ़ता है तब ऐसा होता है, या विभवांतर घट जाता है तब ऐसा होता है, या प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है तो ऐसा होता है, या प्रतिरोध कम हो जाता है तो ऐसा होता है। साथियों तो जब प्रतिरोध कम हो जाता है तब करंट बढ़ने पर संभावित विभव जो संभावित हमारा वोल्टेज होता है वह स्थिर हो जाता है। तो किस कारण, प्रतिरोध के कम होने के कारण, यानी कि जब प्रतिरोध कम हो जाता है तब ऐसी स्थिति आती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। साथियों ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रासायनिक गुणों में से मेंडेलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन और सोडियम में, ऑप्शन नंबर सी कार्बन और हाइड्रोजन में, ऑप्शन नंबर डी कार्बन और सोडियम में। साथियों रासायनिक गुणों में मेंडेलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए यौगिकों पर केंद्रित किया था, अपना ध्यान केंद्रित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। खालिस्तान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोपास, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी खमीर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है साथियों प्लाज्मोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। नहीं होता है, होता है नहीं होता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, या रासायनिक ऊर्जा का। तो इसका आंसर आप लोग अगर तुक्का भी लगाना चाहेंगे तो मुझे फटाक से बता सकते हैं, है ना। तुक्का भी लगाएंगे तो आप लोग लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तुक्का लगाएंगे तो भी आप लोग का आंसर सही जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, है ना। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। यदि साथियों 1 बिलियन का पीएच मान कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। जब पीएच का मान बदल कर 6 कर दें, उसका 3 से यदि 6 कर दें तब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तब हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी। साथियों ये हो जाएगी हमारी कम से कम 1000 गुना क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, 1000 गुना कम हो जाती है।
यानी कि आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है, 1000 गुना से कम हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से, सघन माध्यम मतलब कि जल से, विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो यह दिशा में मुड़ती है। क्या होती है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी, या अविलंब की ओर गति कर, या अविलंब की ओर झुकेगी, या अविलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है, या अविलंब की ओर, या अविलंब की ओर धीमी हो जाती है। साथियों यहाँ पर अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो क्या होगा साथियों, जब कोई भी हमारी रेखा होती है, किरण होती है, जब प्रकाश किरण होती है, यदि वह है हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। थोड़ा सा आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग के लिए 1 मिनट। साथियों मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, ये बीच का हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है। अब ये क्या बात कर रहा है, जब प्रकाश किरण एक किरण मतलब सघन माध्यम, ऊपर हो गया सघन, मान लेते ऊपर होगा सघन और नीचे हो गया हमारा विरल, क्या हो गया, ये भी बना, क्या है भी, विरल माध्यम, है ना। सघन मतलब क्या होता है, जैसे पानी, अब पानी से कोई प्रकाश किरण आई, मान लेते ये हमारी प्रकाश किरण आ रही, ये आई प्रकाश किरण, अब कहाँ जा रही है, हमारी विरल माध्यम में, विरल माध्यम की वायु में जा रही है। तो पानी से अगर वायु में जाएगी तो ये जो बीच की आपको डंडी दिखाई देती है, ये होती है हमारी अभिलंब, क्या होती है, ये अभिलंब। तो क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है, कैसे हो जाती है, ये सीधे ना आके इस दिशा में भाग देती है। जैसे इसको आना किस दिशा में चाहिए, इसको ऐसे ऐसे आना चाहिए सीधा, है ना, इसको ऐसे ऐसे आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना आके क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, ये इधर यहाँ से आई, ये अभिलंब की ओर दूर भाग दी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर एक नियम लगता है, वो नियम थोड़ा सा दिमाग के बाहर हो रहा है मेरे, है ना। यहाँ पर एक नियम होता है, थोड़ा बात बता दूंगा आप लोग को कौन सा नियम लगता है ना। चलिए तो क्लियर आप लोग को, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है, क्या होती है, अविलंब से वह दूर हट जाती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का, और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन का। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रस रसवेदी अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, संवेदिक अभिग्राहक, और ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अभिग्राहक। साथियों हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा रसवेदी अभिग्राहक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रसवेदी अभिग्राहक। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी बायोफाइट्रा, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइलम, ऑप्शन नंबर सी गुलाब का फूल। सर तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि ब्रायोफाइटम इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब किसी संकुचित स्लंगी को छोड़ा जाता है तो स्थिर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। साथ जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है वो होता है हमारा गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रोपेन का आणविक सूत्र है, प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8 C2H6 C4
नहीं CH4 और ऑप्शन नंबर डी C4H10। साथियों एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री किसी भी केमिस्ट्री में 11th की हो या 12th की हो, है ना, किसी भी अगर केमिस्ट्री में पता है तो आप लोग को इसका आंसर जरूर पता होगा, है ना। तो मेथेन, एथेन, फिर आता है प्रोपेन यानी कि C3, एथेन, है ना, एक हो गया प्रोपेन, सॉरी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका ए, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, है ना। तो C3H8, C3H8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए अंडा, ऑप्शन नंबर बी पुष्प केसर, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ियों, ऑप्शन नंबर डी बाह्य दल। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अंडा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया का परजीवी, ऑप्शन नंबर बी कस्क्यूटा, ऑप्शन नंबर सी बायोफ्राइलम, ऑप्शन नंबर सी जू। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कस्क्यूटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात मतलब कि शुरुआत में, है ना, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। साथ ही जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पर मिनट, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वीर्यपुटिका, ऑप्शन नंबर बी वृषण, ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टेट, ऑप्शन नंबर डी वास डिफरेंस, ऑप्शन नंबर डी वास डिफरेंस। तो साथियों हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा वृषण यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? साथियों तो वेग और त्वरण के बीच में, स्थिति और समय के बीच में, ऑप्शन नंबर सी वेग और समय के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी स्थिति और वेग के बीच में। हाँ तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि गति का जो पहला समीकरण होता है वह वेग और समय के बीच में क्या करता है, दर्शाता है। समय और वेग और समय के बीच में क्या होता है, संबंध को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट करें, और वीडियो को हो सके साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी धुलाई सोडा, ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी बेकिंग पाउडर। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। साथियों जैसा कि हमने फिजिक्स में आप लोग को बताया है, एक बार हमने पढ़ाया था कि दर्पण को बिना स्पर्श किए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण की पहचान कीजिए। तो वहां पर भी हमने इस चीज को बताया था कि यदि आप दर्पण में देखते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, दर्पण को देखते हैं और उसके दर्पण में देखें मतलब यानी कि आप लोग दर्पण के सामने खड़े हैं, है ना, और उस दर्पण में
जो आपका प्रतिबिंब है आपसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो वह कौन सा दर्पण है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, है ना। तो मैंने इस चीज के बारे में बताया है, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है, क्या है, मान लीजिए ये आपका दर्पण है ना। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पर आप खड़े हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, आपसे बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा, आपसे बड़ा दिखेगा, है ना। तो ये कौन सा हो गया हमारा अवतल। अब बात करते हैं उत्तल की, है ना। तो ये हो गया हमारा उत्तल। अब उत्तल है तो क्या होता है, धंसा हुआ होता है, कैसा होता है ये, धंसा हुआ होता है, ये ऐसा उभरा हुआ होता है ना, कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। और जो पृष्ठीय जहाँ पर हमारी कलाई होती है ये धंसा हुआ होता है, जहाँ पर पेंट होता है ये धंसा हुआ होता है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर इसके सामने आप खड़े होंगे, क्योंकि ये उभरा हुआ है ना भाई, अब कोई चीज उभरी हुई है मतलब कि वो सिमटी हुई है एक प्रकार से, है ना। अब उसके सामने खड़े होंगे तो स्वाभाविक सी बात जो आपका प्रतिबिंब होगा इसके बीच बनेगा, ये इतने के बीच जो उभरा हुआ भाग थोड़ा सा तो है, तो क्या होगा, छोटा तो बनेगा प्रतिबिंब, कैसे बनेगा हमारा छोटा प्रतिबिंब, क्योंकि हम तो ये खड़े हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर खड़े हैं। अब ये इतना सिकुड़ा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग है, तो पूरे में तो नहीं बनेगा, जितना हम दिखाई देगा तो इतने के बीच में दिखाई देगा, इतने के बीच में दिखाई देगा। तो जब स्वाभाविक सी बात है हम इतने बड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसे दिखा, छोटा दिखाई देगा। तो किस में दिखाई देगा, उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में दिखाई देगा। क्लियर है क्या आप लोग को, यस क्लियर है। अगर हम बात करते हैं किसकी, समता दर्पण की, क्योंकि समता दर्पण की अगर बात करेंगे तो ये समता दर्पण है और ये है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब सेम हूबहू दिखाई देगा, कैसे देगा, सेम हूबहू दिखाई देगा, है ना। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथी वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेल की संख्या बढ़ जाती है, या परमाणविक आकार कम हो जाता है, या परमाणविक आकार कम हो जाता है। साथियों यदि हम, क्या होता है कि समूह में, है ना, आवधिक तालिका में नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं तो जो सेलों की संख्या होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, क्या होती है, वो सेलों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी अवकरण, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिसिस और ऑप्शन नंबर डी शोधन, ऑप्शन नंबर डी शोधन। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑक्सीकरण। जब किसी भी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो स्वाभाविक सी बात है वहां से क्या थोड़ा सा बहुत तो दुर्गंध आती ही है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए साथियों यहाँ पर जो हमारा आवश्यक होता है साथियों वो होता है हमारा आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रिटस, ऑप्शन नंबर सी एंटोयन एल लेवोजियर, ऑप्शन नंबर डी जोसेफ एल प्रोस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एंटोयन एल लेवोजियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, ये समझ लिया है ना, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिए गए तापमान में 273 को जोड़ देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 273 को कहते हैं जोड़ देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर ए लवण एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी लवण एवं क्षार, ऑप्शन नंबर सी लवण एवं पानी, और ऑप्शन नंबर डी लवण और क्लोरीन। साथियों जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है वो होता है हमारा लवण और हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? साथियों हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी में होता है लंबाई, ऑप्शन नंबर सी में होता है हमारा तापमान, और ऑप्शन नंबर डी में होता है हमारा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है कि जो एक कंडक्टर प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो कौन होता है साथियों? वो जो हमारा होता है वो होता है हमारा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? किस कारण बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रा मेरी स्टेम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एपिकल मेरी स्टेम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लेटरल मेरी स्टेम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इंटरकेलेरी मेरी स्टेम के द्वारा। साथियों जो है यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी लेटरल लेटरल मेरी स्टेम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहां पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? साथियों ऑप्शन नंबर ए युग्मनज, ऑप्शन नंबर बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी बीजांड। साथियों जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है वो होता है हमारा एंडोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करें पे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? साथियों उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वो कहते हैं वह उत्तक कहलाता है ना। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं वह उत्तक कहलाती हैं। दिखने और कार्य करने में समान होती है ना, समझ गए बात को। बात करने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? जरा तो बल वेग संवेग, तो बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CO कोबाल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2S हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों वो होता है 39 का ऑप्शन नंबर डी H2S, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि खाली स्थान शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बाइनरी विखंडन, ऑप्शन नंबर बी वानस्पतिक जनन, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक प्रजनन। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों लैंगिक प्रजनन। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान खलिस्तान से कम हो जाता है, तो 5.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5.5 से pH मान यदि शुरू कम हो जाता है तो दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इतना कठिन नहीं है। अगर आप लोग तुक्का भी लगाएंगे तो आप लोग इसका आंसर बड़े आराम से दे देंगे। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या कौन सा बल होता है? गतिज होता है, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा होता है या स्थितिज ऊर्जा होता है ना? तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। बात करने इसको क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल कड़वा थोड़ी होता है, अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर मानव मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे खलिस्तान कहते हैं। मूत्रमार्ग, डिंब वाहिनी, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मूत्र मार्ग। क्या होता है? मूत्र मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है साथियों। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आयरन और ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, इसका आंसर भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर भी आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैं बता ही देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे हर एक क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, है ना। हम सभी को पता है जो प्रतिरोध का एसआई इकाई होती है वो होती है हमारी ओम। क्या होती है? ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग के, बल के, गति के या दूरी के? दूरी के। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा वेग। नकारात्मक त्वरण तो किसके विपरीत होता है? तो वेग के विपरीत होता है। किसके? वेग के विपरीत होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट में मेरे साथियों 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है रेडियम, ऑप्शन नंबर बी में लोहा, ऑप्शन नंबर सी में थोरियम, ऑप्शन नंबर डी में रोडियम। सर यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा थोरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सर पानी को यदि ब्लीचिंग पाउडर में मिला दिया जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन की। कौन सी? क्लोरीन की। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? साथियों अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार दर्पण, या बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण और डी में समतल दर्पण। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है साथियों वो होता है हमारा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खाली स्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोल्ड्रोब्लास्ट्स में, या ग्रंथि कोशिकाओं में, या ऑस्टियोब्लास्ट में, या माइलिन कृत एक्सोन में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा माइलिन कृत एक्सोन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? उपर्युक्त एजेंट द्वारा अपचयन, ऑप्शन नंबर बी रोस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर डी कैल्सिलेशन। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? कम होता है, एक ही रहता है, या बढ़ता है, या फिर आधा हो जाता है? साथियों क्या होता है? एक ही रहता है। जब एक परिपथ में प्रतिरोध की श्रृंखला जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? एक ही रहता है, वही सेम रहता है।
कहता है सेम रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ वायु में जो एक द्रव्य म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी, क्या होगी। साथियों यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारा उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस लंबाई क्या है, फोकस लंबाई एफ वायु में है, किसमें है, वायु में है। तो एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। भाई देखो वो तो डूबा हुआ है और अब कहाँ है, वायु में है। भाई म्यू बराबर 4/3 किस में डूबा है, एक द्रव में डूबा हुआ है ना। द्रव में डूबा हुआ है तो द्रव में फोकस की लंबाई क्या होगी, जब द्रव में वो तो डूब चुका 4/5, म्यू तो डूबा हुआ है, और एफ एफ क्या है, कुछ नहीं है। वायु में जो एफ है, वायु में कुछ है, एफ कुछ नहीं है, मतलब वायु बराबर क्या है हमारा, एफ बराबर क्या है हमारा, शून्य है। तो द्रव में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, शून्य होगी, यानी कि एफ ही होगी। एफ लंबाई है तो क्या होगी, एफ ही तो होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि देखो म्यू बराबर 4/3 कहाँ है, ये द्रव में है, कहाँ है, द्रव में है। और लंबाई वायु में फोकस दूरी क्या है, एफ है, क्या है, एफ है। तो ये कि द्रव में भी अगर हम फोकस दूरी एफ को लेके जाएंगे तो द्रव में फोकस दूरी ना पूछ रहा है, फोकस दूरी की लंबाई पूछ रहा है। तो फोकस दूरी की जब लंबाई कुछ दी ही नहीं, सिर्फ एफ है, तो क्या होगी, एफ ही तो होगी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर बात करते हैं NH4 टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। सतो 14 है। ऑप्शन नंबर ए में 14, ऑप्शन नंबर बी में 12, ऑप्शन नंबर सी में 15 और ऑप्शन नंबर डी में 13। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है 15 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और जड़त्व, और द्रव्यमान और त्वरण। साथ ही जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है वो होता है द्रव्यमान और वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे खाली स्थान समूह से संबंधित हैं। तो फेन रोगेस्म या टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा थैलोफाइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो फॉर्मिक अम्ल, मेलिक अम्ल, टैनिक अम्ल या ऑक्सजेलिक अम्ल। तो हम सभी को इसका आंसर पता है कि लाल चींटी में साथियों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूम। शायद इसको मैंने आगे क्वेश्चन में करा दिया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, है ना, कि सबसे फर्स्ट में शायद इसी को क्वेश्चन को हमने किया हुआ है। तो सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा एक सेफ्रोट्रोफ है। कबूतर, पुरुष, कुकुरमुत्ता या शैवाल। तो कुकुरमुत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होता है साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके खाली स्थान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो परमाणु संख्या को या आयनीकरण एंथैल्पी को या परमाणु के आकार को या परमाणु द्रव्यमान को। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित
होती है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों ये रहे हमारे पूरे के पूरे 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन के हमारे आंसर सीट। जिस जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोग को कमेंट में बोलने के लिए बोला है, अगर आप लोगों को उसका आंसर पता नहीं है तो आप लोग यहाँ से प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। और साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक गुरु को गुरु दक्षिणा देना बेहद जरूरी होता है, तो मुझे गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक कमेंट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। साथियों तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।